हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। यानी कि सत्ता में हिस्सेदारी की बात करेंगे। यानी कि जो भी लोकतंत्र में है या भारत में है, उसमें हर किसी को सत्ता में अधिकार कितना है और सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ होता है, सत्ता में साझेदारी से क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अब देखिए, सत्ता में साझेदारी का मतलब सत्ता में हिस्सेदारी, यानी कि सत्ता में हर किसी का अधिकार। तो देखिए, सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सत्ता का स्वैच्छिक वितरण, तो स्वैच्छिक तीज वितरण का मतलब होता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर होता है, जिसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। अब देखिए, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, तो सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अब देखिए, शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। संघात्मक या फिर संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा हो गया एकात्मक शासन व्यवस्था। तो पहले हम देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में या फिर संघीय शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक, दोनों एक ही नाम है। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के शासन करते हैं, उसे संघवाद, संघीय या फिर संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि भारत में कोई भी कानून अगर बनता है या कोई भी तरह का कार्य होता है, तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है। ठीक, संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका से हुई। अब देखते हैं हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में। देखिए, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन करता है, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो संघीय राज्य और संघीय सरकार। तो पहले हम लोग जानेंगे संघीय राज्य के बारे में। तो देखिए, कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार करके एक संघीय राज्य का गठन करते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, संघीय सरकार, तो जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांटकर वहां स्थानीय प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार में व्यवस्था की जाती है, तो संघीय सरकार की स्थापना होती है। जैसे भारत और बेल्जियम और स्पेन क्या संघीय शासन व्यवस्था वाला सरकार है। अब आगे देखिए, संघीय शासन व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं का आदर करना, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा करना एवं उसे आगे बढ़ावा देना, यही संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, हम लोग यहाँ देखेंगे संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बीच में बंट जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। ठीक है, दोनों सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त यानी कि आज़ाद होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार पूछ देता है सवाल कि संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है। तो यही सब आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है। अब देखिए आगे, दोनों सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करता है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही नागरिक पर शासन करता है। संघीय शासन में नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठा होती है। दोहरी पहचान, जैसे कि आप एक बिहार के रहने वाला है या यूपी के रहने वाला है, तो पहले तो आप बिहारी या फिर उत्तर प्रदेश वाले हो गए, यूपी वाले। दूसरा आपका पहचान है कि आप भारतीय हैं, और आपका निष्ठा अपने राज्य सरकार की तरफ भी होगा, अपने देश के केंद्र सरकार की तरफ भी होगा, अपने प्रधानमंत्री के प्रति भी होगा, अपने मुख्यमंत्री के प्रति भी होगा।
और वे अपने क्षेत्र में भी होते हैं, अपने राष्ट्र में भी होते हैं। ठीक है, निष्ठा दोनों का होता है। दोनों सरकार के अधिकारों और शक्तियों का मूल स्रोत क्या संविधान है। संविधान के मूल प्रावधानों में बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति एवं विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कि देखिए, कोई भी कानून अगर लागू किया जाता है भारत में तो इसको क्या पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा में पारित किया जाता है। तो जो राज्यसभा में पारित किया जाता है तो राज्यसभा का संसद क्या होता है, राज्य से मनोनीत होकर चुनाव करके जाते हैं, जीत के जाते हैं। ठीक, अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों का हल क्या करता है, न्यायपालिका करता है, यानी कि कोर्ट करता है। चाहे लोअर कोर्ट करे, चाहे हाई कोर्ट करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट करे, कोई भी करेगा तो यही सब करेगा। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत में कैसा शासन व्यवस्था, संघीय है, एकात्मक है, सैनिक है, या इनमें से कोई नहीं, तो संघीय शासन व्यवस्था भारत में लिखना पड़ेगा। भारतीय संविधान को दो तरह का सरकार व्यवस्था की गई है, एक राज्य सरकार और दूसरा केंद्र सरकार। संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार, जो सरकार संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है उसे संघीय सरकार या फिर केंद्रीय सरकार कहते हैं। अब देखिए, प्रांतीय या फिर राज्य सरकार, तो जो सरकार प्रत्येक प्रांतीय इकाई या फिर राज्य के लिए होता है उसे प्रांतीय या राज्य सरकार कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, वैसा क्षेत्र जो अपने भौगोलिक आकार एवं अन्य कारणवश स्वतंत्र प्राप्त नहीं पास बन सकते हैं, उन्हें किसी मौजूद प्रांत में विलय करना भी संभव नहीं है। इन क्षेत्रों का शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया जाता है और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। देखिए, जैसे आप ले लीजिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ का अलग मुख्यमंत्री ज़रूर बनता है, लेकिन जो वहाँ का पुलिस है या फिर वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथों में होगा। ठीक, वहाँ का और काम वहाँ का मुख्यमंत्री करेगा, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो संभालने का काम कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगा। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय करता है। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा पहले दिया जाता था। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अलग से प्रावधान था, लेकिन जैसे धारा 370 हटा ना, तो उसका बहुत सारे प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। जैसे कि वहाँ पे 6 साल पे चुनाव होता था पहले, वहाँ के हर काम में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती थी, या भारत का सुप्रीम कोर्ट का आदेशों का वहाँ पर पालन नहीं होता था पहले, लेकिन अब वो सब होने लगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ना अब 5 अगस्त 2019 को वहाँ से धारा 370 हटा करके और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब देखिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। केंद्र और राज्य के अधिकारों के बंटवारे में आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी बदलाव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से स्वीकृति के बाद ही कम से कम आधे राज्य के विधानसभा से मंजूरी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, केंद्र और राज्य के विवाद को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गया है, यानी कोई झगड़ा हो उन दोनों के बीच में, किसी तरह का कोई कानूनी दांव पेच हो तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है। केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर उन्हें संविधान के विरुद्ध या गैर कानूनी घोषित करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। अब देखिए, सरकार चलाने एवं अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाने एवं संसाधन जुटाने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि दोनों अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाएंगे। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को बांटा गया है। विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में उल्लिखित किया गया है। तो देखिए, पहला सूची क्या है, संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषयों को रखे गए हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार है, जैसे प्रतिरक्षा यानी कि सुरक्षा का क्षेत्र, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली इत्यादि। इस पर कौन कानून बनाएगा, सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगा। नहीं तो अगर राज्य सरकार बनाने लगेगा तो कहेगा हम अलग से मुद्रा छापेंगे, तो वो कहेगा कि हम अलग से विदेशों से बात करेंगे। तो ये सब नीतियों पर ना कौन कार्य करता है, तो सिर्फ केंद्र सरकार काम करता है। देखिए, दूसरा है राज्य सूची।
स्थानीय महत्व के विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। इन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, जैसे जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस इत्यादि। क्योंकि पुलिस, शिक्षा, ये सब तो क्या है, राज्य सरकार के हाथ में आती है। अब देखिए तीसरा है समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं या दोनों द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होते हैं, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही महत्व मिलता है। देखिए, जो विषयों इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं उसे अपशिष्ट सूची में रखा जाता है और इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं संघीय शासन में केंद्र सरकार का शक्ति। किसी राज्य के सीमा या नाम के परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। अब इस शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावित राज्य के विधानमंडल को भी विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। देखिए, आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। जैसे कि कहीं आपातकाल लग जाता है तो इसकी शक्तियां कहाँ चली जाती है? केंद्र सरकार के पास। और संसद को राज्य के अधिकार के क्षेत्र में आने वाले विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान हो जाती है। यानी कि सांसद वहाँ पर उस राज्य के लिए कोई कानून बना सकते हैं। जैसे 1975 में आपातकाल लगा था तो उस समय भी सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास चली गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियों एवं उत्तरदायित्व प्राप्त है। आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। देखिए, सरकार जो भारत सरकार है उसको अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व प्राप्त है और आय का प्रमुख संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्य के संसाधनों एवं उनके प्रबंधन का निगरानी करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्य को ऋण एवं अनुदान देती है। ऋण मतलब कर्ज और अनुदान का मतलब कुछ सहायता देती है। अब आगे देखते हैं हम। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए तथा राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो होता है, राज्यपाल होता है, सो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है हर राज्य में। अब अगर किसी सरकार के पास अगर कम बहुमत है तो उसका क्या करेगा? वो कि विधानसभा को भंग कर देगा और क्या करेगा कि राष्ट्रपति के पास वो भेज देगा और राष्ट्रपति शासन लगाने का भी वो आदेश दे सकता है। विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर काम भी कानून बना सकता है। ठीक, राज्य की सूची पर कानून भी बना सकता है। अब देखिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है। इसमें चयनित प्राधिकारी राज्यों के प्रशासन का कार्य करते हैं, लेकिन राज्य ना तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ना ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। अब देखिए, जैसे कि कोई यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल करके कोई अफसर बनता, कोई डीएम एसपी वगैरह बन के जाता है, डीएम एसपी वगैरह या उससे उच्च पदों के, तो उनके विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ ना राज्य सरकार केंद्र सरकार को सबूत दे सकता है। उनको खिलाफ सबूत देगा, कार्रवाई नहीं करेगा। कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ही ऊपर होता है। अब देखिए, किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू होता है तो संसद को अधिकार मिल जाता है कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या उसे बहाली के लिए किए गए कार्यों को कानूनन जायज़ करार दे सके। अब केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध के बारे में हम लोग देखते हैं। जब केंद्र और राज्य एक ही पार्टी का सरकार रहता है तब केंद्र और राज्य का संबंध समान रहता है। लेकिन जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल के सरकार होता है तो केंद्र और राज्य के अधिकारों का अनदेखी करने लगता है। देखिए, केंद्र सरकार क्या करता है कि राज्य के अधिकारों पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की शक्तियों का विरोध करने लगता है।
तथा राज्यों को और स्वायत्त और शक्ति देने का मांग करने लगता है। कभी कभी केंद्र सरकार और संविधान का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के राज्य सरकारों का भंग कर देता है। अब ये संघीय भावना के प्रतिकूल होता है। देखिए, भारतीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्य के बीच हमेशा विवाद का विषय रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, इसीलिए राज्यपाल के फैसले सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। यानी कि राज्यपाल कोई भी कार्य करता है तो उसको क्या किया जाता है कि एक तरह से ना कहा जाना कि उसको राज्यपाल को ना केंद्र का चमचा सब समझते हैं, क्योंकि केंद्र का चमचा है कि जो केंद्र इसको कह रहा है करने के लिए, अच्छा कार्य करे भी तो भी राज्यपाल बदनाम है, आज बुरा भी करे तो भी बदनाम है। देखिए, राज्य सरकार को ना केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि मुख्य तौर पर। अब देखिए, विदेशों में संघवाद, तो वेस्ट इंडीज़ में 1958 में संघ की स्थापना की गई। वेस्ट इंडीज़ में 1962 में संघ भंग हो गया। नाइजीरिया में 1950 में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। 1989 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1989 में। अब देखिए, भाषा नीति, जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहा जाता है। भारत में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है और 22 भाषा अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हिंदी यहाँ की आबादी 40% लोग बोलते हैं। अंग्रेजी और हिंदी और अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। 1991 के जनगणना में लोगों ने 1500 से अधिक भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। 1991 के जनगणना के अनुसार भारत में 114 प्रमुख और रत्न में 11 भाषा था। संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की चर्चा है, जिसे अनुसूचित भाषा कहा जाता है। उसमें से बिहार का भोजपुरी भी आता है 22 भाषाओं में से। आप देखिए, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकताओं को 2 कारणों से है। पहला, राजनीतिक व्यवस्था में दृढ़ता एवं स्थायित्व के लिए, और आपसी टकराव की संभावना को कम करने के लिए। देखिए, सत्ता का साझेदारी के 4 रूप हैं। अब कौन कौन से रूप हैं उसको हम लोग देखते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन होना, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन होता है, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन होता है, और गैर सरकारी संस्थाओं के सत्ता का विभाजन होता है। अब हम लोग देखेंगे वैध शासन। वह शासन जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन में जुड़ते हैं उसे वैध शासन कहा जाता है। अब देखिए, राजनीतिक दल, लोगों की ऐसी संगठित समूह जो लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य से काम करते उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है, राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, मुलायम सिंह की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी है, उसको कहते हैं हम लोग बहुजन समाज पार्टी। फिर उसके बाद हो गया जिसकी प्रमुख ममता बनर्जी है, उसको तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं। हम लोग आगे देखते हैं गठबंधन राजनीति। जब 2 या 2 से अधिक दलों आपस में मिलकर चुनाव लड़ते तो उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। अब देखिए, गठबंधन की सरकार, जब 2 या 2 से अधिक दलों आपस में मिलकर सरकार का गठन करती है तो उसे क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता को एक स्तर पर विकेंद्रीकृत न करके विभिन्न स्तरों पर विभाजित करना ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा गया। जैसे कि एक जगह पर सत्ता को न केंद्रीकृत न कर दिया जाए, यानी कि एक ही आदमी को शक्ति न दे करके अलग अलग लोगों को शक्ति दिया गया है, उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब देखिए, उसमें स्थानीय स्वशासन। देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र वैशाली में था, जो कि बिहार में है। वैदिक ग्रंथ में भी सभा, समिति जैसे संस्थाओं का उल्लेख मिलता है।
महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। ये क्वेश्चन दे सकता है कि किसने कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसता है, तो महात्मा गांधी। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 स्थान दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1991 के राज्य द्वारा पंचायती राज को अधिनियम बना। संविधान के 9 भाग में पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज अधिनियम की चर्चा है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, पंचायती राज अधिनियम क्या है? संविधान के 11वें अनुसूची में जोड़ा गया है। पंचायती राज अधिनियम 29 मुद्दे का उल्लेख है जो पंचायती राज के क्षेत्राधिकार में आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता है और विघटन के 6 माह के अंदर ही चुनाव कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, पंचायती राज के निर्वाचन नियमावली तैयार करने और पंचायत के सभी निर्वाचन और संचालन, निष्पादन और नियंत्रण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था। देखिए कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। आपके यहाँ भी होता होगा, ग्राम पंचायत होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के बहुत सारे पंचायत समिति मिल करके प्रमुख बनाते हैं। और फिर क्या होता है कि जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। अब हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। इसके लिए कम से कम 7000 आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड होते हैं और एक वार्ड में 500 की आबादी पर बनाया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत महिलाओं को 2016 नहीं जी 2006 है, 2016 बोल रहे हैं। कितना 50% आरक्षण है। ग्राम पंचायत का 4 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन? मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा और ग्राम कचहरी। कौन कौन? तो मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा और ग्राम कचहरी 4 प्रमुख अंग हैं। अब देखिए आगे मुखिया। देखिए, मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया या उप मुखिया अपने पद से स्वयं हट सकते हैं या फिर हटाए जा भी सकते हैं। मुखिया का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 5 वर्ष का। मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। अब देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया या उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मुखिया या उप मुखिया को अपने पद से हटा सकते हैं, उसके पद से। अब देखिए ग्राम सभा। तो देखिए, यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होगी। ये सब ग्राम सभा के नियम हैं। और देखिए, ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाएगा? तो मुखिया बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुखिया ही करेगा। अब हम लोग देखते हैं ग्राम कचहरी। तो देखिए, यह ग्राम पंचायत की अदालत है जिसे न्यायिक कार्य दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित की जाएगी जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सरपंच तथा इसमें प्रत्येक 500 आबादी के हिसाब से निर्वाचित पंच होंगे। पंच चुनाता ना हर वार्ड में, वही पंच होंगे। तो देखिए, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए, जो भी पंचायत में चुने जाते हैं उनका कार्यकाल मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, सबका कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। सरपंच ग्राम कचहरी का पंच होता है। ये न्यायिक कार्य को देखते हैं। अब देखिए, ग्राम रक्षा दल, ये गांव के पुलिस व्यवस्था है। इसमें 18 से 30 वर्ष की आयु वाले लड़के शामिल हो सकते हैं।
सुरक्षा दल का एक नेता होता है जिसे दलपति कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपति। और देखिए, जो दलपति होता है उसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व रहता है। अब देखिए, ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य। अब देखिए, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना पंचायत का एक कार्य है। प्राकृतिक विपदा यानी आपदा में सहायता करने का कार्य करना, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना और स्वैच्छिक श्रमिकों यानी खुद से काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। संपत्ति अर्जित करने, धारणा करने तथा निपटने की तथा उनकी संविदा करने की शक्ति, यानी कि धारणा देना, जो धारणा करता ना उसके ऊपर। करारोपण, वार्षिक कर से लेकर जैसे जल कर, स्वच्छता कर, मेले हाटों में प्रबंधन कर, वाहनों के निबंधन पर फीस तथा क्षेत्राधिकार में चलाए गए व्यवसाय नियोजन कर। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि से सहायक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार। अब देखिए, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्नवत होंगे। क्या क्या आय का स्रोत है? देखिए, कर होल्डिंग, यानी कर का स्रोत क्या होल्डिंग से है। व्यवस्था, व्यापार, पेशा और नियोजन से है। फीस और रेंट से वाहनों का निबंधन, तीर्थ स्थलों, हाटों और मेला, जलपूर्ति, गलियों और अन्य स्थानों पर प्रकाश और शौचालय और मूत्राशय। वित्तीय अनुदान, राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार पंचायतों को संचित निधि से अनुदान भी दिया जाता है, यानी कि राज्य सरकार पंचायतों को पंचायत चलाने के लिए कुछ पैसा देती है। हम देखेंगे पंचायत समिति के बारे में। 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति का एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। पंचायत समिति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। देखिए, बहुत सारे जगह आप देखे होंगे क्या होता है कि बहुत सारे पंचायत समिति मिल करके एक प्रमुख बनाते हैं, और प्रमुख क्या करता है कि पूरा ब्लॉक के स्तर पर पंचायत का कार्य का देख रेख करता है। प्रमुख पंचायत समिति का बैठक को बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। प्रमुख पंचायत समिति के कार्यों का जांच पड़ताल करता है और प्रखंड विकास पदाधिकारी पर नियंत्रण रखता है, यानी कि बीडीओ पर वो नियंत्रण रखता है और उनसे वो अपना काम करवाता है। अब देखिए, पंचायत समिति का पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ होते हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति के निर्णय को क्रियान्वित करता है और उसके कोष से धन खर्च करता है। अब देखिए, पंचायत समिति का कार्य क्या क्या है। देखिए, पंचायत समिति के निम्न कार्य हैं। क्या क्या से देखते हैं अब हम लोग। पंचायत समिति सभी ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करती है तथा समेकित योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करती है। राज्य सरकार या जिला परिषद द्वारा दिए गए कार्यकलाप का संपादन एवं निष्पादन करती है। पंचायत समिति सामुदायिक विकास कार्य एवं प्राकृतिक आपदा के समय राहत एवं प्रबंधन का कार्य करती है। अब हम लोग देखेंगे जिला परिषद। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला के सभी पंचायत समिति आती है। प्रत्येक जिला परिषद का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र नगर। तो यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के बारे में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। हम देखते हैं नगरीय शासन व्यवस्था। तो देखिए, 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नगर पालिका का उल्लेख संविधान के 12वें अनुसूचित में है। बिहार के नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम
में महिलाओं का 50% सीट आरक्षित किया गया है। बिहार के नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, नगरीय स्थानीय शासन के लिए 3 प्रमुख संस्था क्या है? तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम है। देखिए, पहले हम जानेंगे नगर पंचायत के बारे में। जिस शहर की जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच हो जाती है, वहाँ नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। नगर पंचायत बनाने के लिए शहर के वयस्कों की 3/4 जनसंख्या कृषि से भिन्न कार्य में संलग्न होना चाहिए। पंचायत में 10 से 37 वार्ड सदस्य हो सकते हैं। हर वार्ड से एक सदस्य मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, हर वार्ड से एक सदस्य मतदाता द्वारा चुने जाते हैं और नगर पंचायत के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर पंचायत के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे नगर परिषद के बारे में। अब देखिए, नगर परिषद में क्या है कि जिस शहर की जनसंख्या 40,000 से लेकर के 3 लाख के बीच होती है, वहाँ नगर परिषद की स्थापना की जाती है। नगर परिषद बनाने के लिए शहर का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना चाहिए। नगर परिषद के 4 अंग होते हैं: नगर परिषद समितियां, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी। अब देखिए, नगर परिषद कहते हैं, नगर परिषद के सदस्य नगर पार्षद या कमिश्नर कहलाते हैं। नगर परिषद में 10 से 40 के बीच पार्षद होते हैं। पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखिए, नगर परिषद का बैठक महीने में 1 बार होता है। वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो नगर परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं और नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। नगर परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है और नगर परिषद का प्रथम नागरिक अध्यक्ष को ही कहा जाता है। अब देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी। देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद प्रशासन को चलाने वाला प्रधान अधिकारी होता है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और देखिए, समितियां। नगर परिषद के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर परिषद में कई समितियों का गठन किया जाता है, जैसे शिक्षा समिति, जन स्वास्थ्य समिति, वित्त समिति, अस्पताल समिति आदि। नगर परिषद के समिति में 3 से 6 सदस्य होते हैं। नगर परिषद की समिति नगर परिषद को सलाह देती है और बहुत से अन्य कार्यों का संपादन करती है। अब हम आगे देखते हैं नगर परिषद के आय के स्रोत। तो राज्य सरकार के द्वारा अनुदान, विभिन्न प्रकार के कर। नगर परिषद के अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हैं: नगर की सफाई कराना, मनुष्य एवं पशुओं के लिए अस्पताल खोलना, आग से सुरक्षा करना, शमशान घाट का प्रबंधन करना, जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करना तथा उनका लेखा जोखा रखना, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना, पानी के पीने की व्यवस्था करना, सड़क बनाना तथा उनकी मरम्मत कराना, नालियों की सफाई करना। ये सब क्या नगर परिषद का कार्य है। और देखिए, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन करना, जैसे स्कूल खोलना और उसे चलाना, टीके लगाना तथा महामारी से बचाव का उपाय करना। और नगर परिषद का ऐच्छिक कार्य देखिए क्या है। देखिए, नई सड़कें बनाना, गलियों एवं नलियों को बनाना, शहर के गंदे इलाकों को बचने योग्य बनाना, गरीबों के लिए घर बनाना, बिजली का प्रबंध करना और प्रदर्शनी लगाना। अब हम लोग देखेंगे नगर निगम। जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक, वहाँ नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो सर्वप्रथम मद्रास यानी चेन्नई में नगर निगम की स्थापना 1688 में की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम पटना में 1952 में नगर निगम की स्थापना की गई थी। नगर निगम के 4 अंग होते हैं: निगम परिषद, सशक्त स्थानीय समिति, परामर्शदाता समिति यानी कि जो सलाह देने वाला है, और नगर आयुक्त। तो अब नगर निगम परिषद के बारे में जानेंगे पहले। अब देखिए, नगर निगम को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है। बिहार के नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 और
अधिकतम संख्या 75 हो सकती है। पटना नगर निगम में 72 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं और जिन्हें वार्ड परिषद कहा जाता है। और देखिए, वार्ड परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नगर परिषद का बैठक महीने में 1 बार होता है और निगम परिषद का कार्य नियम बनाना और निर्णय लेना तथा कर लगाना होता है। अब आगे हम देखेंगे महापौर। तो नगर निगम का प्रधान को महापौर कहा जाता है। महापौर को नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर निगम परिषद का सभापति होता है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए, भारत में जितने भी चुने जाने वाले नेता होते हैं, पंचायत से लेकर केंद्र सरकार तक, सबका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अब हम देखेंगे नगर आयुक्त। तो नगर आयुक्त निगम का मुख्य प्रशासक होता है। नगर आयुक्त का नियुक्ति सरकार के द्वारा किया जाता है। नगर आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का एक पदाधिकारी होता है, यानी कि वो डीएम का कैटेगरी का होता है। नगर आयुक्त नगर निगम के कुछ कर्मचारी का नियुक्त तथा सभी कर्मचारी का देखभाल करता है। नगर आयुक्त निगम परिषद एवं सशक्त अस्थायी समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुरूप कार्य का संपादन करता है। हम देखेंगे सशक्त स्थानीय समिति। तो देखिए, निगम परिषद के प्रमुख कार्य सशक्त स्थानीय समिति के द्वारा की जाती है। सशक्त स्थानीय समिति कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करने के अतिरिक्त नगर आयुक्त पर भी नियंत्रण रखती है। सशक्त स्थानीय समिति की अध्यक्षता महापौर के द्वारा की जाती है। अब आगे देखते हैं परामर्शदात्री समिति। अलग अलग विषयों पर नगर निगम को सलाह देने के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, जैसे कि शिक्षा समिति और बाजार समिति पर। अब हम लोग देखेंगे नगर निगम के प्रमुख कार्य। तो नगर क्षेत्र की नालियाँ, पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण कराना तथा उनकी देखभाल करना है। कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई कराना, पीने का पानी का प्रबंध करना, प्रारंभिक स्तरीय राज्य सरकारी विद्यालय, पुस्तकालयों या अजायब घर की स्थापना तथा व्यवस्था, ये सब कार्य किसका आता है? नगर विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्ध आश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना। देखिए, खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों का मारने का प्रबंध, दूधशाला की स्थापना एवं प्रबंध करना, आग बुझाने का प्रबंध करना, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं प्रबंध करना, नगर की जनगणना करना, नए बाजारों का निर्माण करना, नगर में बस आदि चलवाना, शमशानों तथा कब्रिस्तानों का देखभाल करना, गृह उद्योग तथा सरकारी भंडार की स्थापना करना, गृह आदि। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये विभिन्न समुदायों के टकराव को कम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था दूसरा स्तर है? देखिए, पंचायत समिति 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे क्वेश्चन, कौन से संविधान अधिनियम के द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। 73वें संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बिहार में है। बिहार के कहाँ पर? तो बिहार में है आपका ये वैशाली में है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? 2015 में तो नगर निगम। सवाल आ रहा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? महापौर। किसी भी नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एकहारी शासन व्यवस्था। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, 2024 में पूछा है। दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है? तो संसदों और विधायकों पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया था? 22 भाषाओं को। देखिए, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? तो चेन्नई में। भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु कितना? तो 18 वर्ष।
भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन से प्राप्त होता? 73वां। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 5 वर्ष का। देखिए 2020 और 21 में पूछा गया। देखिए सब क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा इसको। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, यानी कि जो कचहरी होता है तो क्या करता है वो कि फैसला करता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये गलत है, केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ है ही नहीं। संघ सरकार का उदाहरण? तो अमेरिका, भारत और कनाडा है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार 2018, 2019, 20, 21, 15 कई बार पूछा जा चुका है। अब सवाल है, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय। निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर। आयकर केंद्र सरकार वसूलती है। निम्न में से कौन पंचायत का व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो दीवानी मामले और फौजदारी मामले। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। देखिए भारत में महिलाओं का 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुआ? तो राजस्थान में। 2019, 21 और 23 में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता था? मुखिया होता है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण। निम्न में से कौन नगर परिषद निगम का प्रमुख होता है? तो महापौर। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? शिक्षा। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो स्थानीय शासन से। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में। निम्न में से कौन संघों का एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो भारत। भारत का 22वां राज्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिक्किम। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामलों की सूची में रखे जाते हैं? तो संघ की सूची में। अब आगे का क्वेश्चन आपको, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? यह संबंध इसमें 21 नहीं 22 होगा, मिस्टेक हो गया, 22। निम्न में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था? तो इंग्लैंड में। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अब देखिए कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो नगर परिषद में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 74वां। किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं है? तो चीन में नहीं है। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? तो असम को काट कर बनाया गया। जो भारत में जो पूर्वी उत्तर राज्य जो 7 राज्य है वो पूरा असम था, उसको काट करके और 7 राज्यों की स्थापना की गई है। अब देखिए समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? राज्य को और संघ को। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य। लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? 2013 और 16 में पूछा गया है। समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता का साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? ये क्वेश्चन 2015, 18, 19, 20 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में काफ़ी महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी में समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी बना दिया जाता है। इससे विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, जिससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। अब अगला, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? 2018, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित तरीके हैं।
देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच में सत्ता का विभाजन, ठीक है। उसके बाद आपको है विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन और गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन। अब देखिए, गठबंधन की सरकारों में साझेदारी कौन कौन होते हैं? 2014 में क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार का गठन करती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार में कोई राजनीतिक दल होते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी गठबंधन सरकार का साझेदार होते हैं। 1990 के बाद गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ। देखिए, गठबंधन की सरकार कब बनता है? किसी एक पार्टी को जब पूरी बहुमत नहीं मिलता है तो और दूसरे पार्टी को मिला करके वो क्या करते हैं कि गठबंधन का सरकार बना लेते हैं। देखिए, अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था के दो विशेषताएं बताएं। ये सवाल 2011, 19, 21 और 23 में पूछा गया है, ठीक। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के दो विशेषताएं निम्नलिखित है। भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है, पहला विशेषता। और भारत में दोनों सरकार के बीच शक्ति का विभाजन होता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में शक्ति का विभाजन होता है। अब देखिए, संघात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। संघात्मक शासन व्यवस्था वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन करता है उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब है एकात्मक शासन व्यवस्था, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार शासन करता है उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे केंद्र शासित राज्य क्या है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्र शासित राज्य वैसा क्षेत्र जो अपने भौगोलिक आकार या अन्य कारणवश स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन पा सकते हैं। इन्हें किसी मौजूद प्रांत में विलय करना भी संभव नहीं होता है। इन क्षेत्रों को शासन चलाने का अधिकार केंद्र को दे दिया जाता है। अब इन्हें केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। अब देखिए, समावर्ती सूची क्या है। 2019 में सवाल पूछा गया। समावर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समावर्ती सूची कहा गया है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अब अगला क्वेश्चन, संघ राज्य का अर्थ बताएं। 2014, 2016, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। संघ राज्य क्या है? तो कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभु को स्वीकार कर एक राज्य का गठन करते हैं तो इसे संघ राज्य कहा जाता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, ठीक। अब भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे भी आम आदमी भी इसको पूछ देता है कि अच्छा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, जो कि भारत स्वतंत्र है फिर भी। तो देखिए, जिन देशों में सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। भारत में सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए गणतंत्र किया जाता है, तो इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है, ठीक। गणतंत्र किसे कहा जाता है? तो जिन देशों में सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है। अब देखिए, भाषा नीति क्या है। 2012 और 2016 में एक क्वेश्चन पूछा है आपका। तो देखिए, जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान दिया जाता है उसे भाषा नीति कहा जाता है। भारत में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है और 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखिए अगला, पंचायती राज क्या है। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ग्रामीण विकास के लिए त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। पहला संरचना केंद्र, दूसरा संरचना राज्य और तीसरा पंचायत। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। देखिए, वो तो हो गया। देखिए, पहला हो गया केंद्र, फिर राज्य, फिर पंचायती। पंचायती राज में भी 3 स्तर हैं। क्या? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक। अब अगला सवाल है, जिला परिषद के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। 2021 में क्वेश्चन पूछा है। ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों में निम्नलिखित योजनाएं हैं। देखिए, पंचायत क्षेत्र का विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना जिला परिषद का। ग्राम पंचायत का क्या है 2 कार्य, तो देख लीजिए। योजना का बजट तैयार करना और प्राकृतिक विपदा यानी आपदा में सहायता करने का कार्य। क्या करा? ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें।
तो कौन कौन सा 2 कार्य है ग्राम पंचायत का? पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना और प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करना। अब अगले क्वेश्चन, ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार बताइए, 2024 में पूछा गया है। तो ग्राम कचहरी ग्रामीण अदालत है। यह अदालत न्यायिक कार्य करती है। ग्राम पंचायत न्यायपालिका का प्रधान सरपंच होता है और ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। इसका प्रधान सरपंच ग्रामीण अदनाम सम्मानों को देखती है और ग्राम कचहरी अधिकतम 10,000 मूल्य के सभी प्रकार के मामलों का सुनवाई कर सकता है। उससे अधिक का अगर रहेगा तो क्या करेगा ना, कि आगे उसको कोर्ट में उसको कहेगा, भेज देगा, उस सुनवाई नहीं करेगा वो। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, वार्ड परिषद का क्या कार्य है? 2016 में पूछा गया था। वार्ड परिषद के निम्नलिखित कार्य है: नगर की सफाई कराना, नालियों की सफाई कराना, सड़कों एवं गलियों की रोशनी का प्रबंध करना, पानी के पीने का व्यवस्था करना। अब देखिए जिला परिषद के 3 कार्यों को लिखे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जिला परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं क्या? सड़क एवं पुल पुलिया का निर्माण करना, विद्यालय एवं पुस्तकालय की स्थापना एवं देखरेख करना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना। अब देखिए महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, 2020 में इस क्वेश्चन पूछा गया है। यानी महापौर के बारे में आप क्या जानते हो बताइए। तो देखिए नगर निगम का प्रधान कौन होता था? महापौर होता है। महापौर को नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर नगर निगम का सभापति भी होता है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब आपका अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? अब यह सवाल पूछा गया है 2021 में। देखिए शासन सत्ता को स्थानीय स्तर पर विभाजित करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। भारत की शासन व्यवस्था 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, जिसको पंचायत कहते हैं, पंचायती व्यवस्था। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को बताइए, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। आपका अगला सवाल है नगर निगम के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें, 2022 में पूछा गया। नगर निगम के 2 कार्य निम्नलिखित हैं: सड़कों एवं नालियों की सफाई करना और सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजनीतिक दल लोगों को ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के रूप में काम करते हैं। उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या संगठित समूह के हाथ में न रहे। राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर से अध्ययन करने पर पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूह वाले राजनीतिक दलों के हाथों में आती जाती रहती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी में कौन कौन होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन की सरकार में सत्ता के साझेदारी वह सभी राजनीतिक दल होते हैं जो सरकार बनाने में मदद करते हैं। और गठबंधन की सरकार में सबसे अधिक बोलबाला क्षेत्रीय या फिर निर्दलीय दलों का होता है। क्षेत्रीय पार्टियां वो हो कि जो कि एक राज्य के अंदर हो, और निर्दलीय वो जो किन्हीं पार्टियों का के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो होते हैं। और गठबंधन की सरकार में सभी दलों के सदस्य सत्ता में साझेदारी के लिए मंत्री पद का मांग करना शुरू कर देते हैं। और गठबंधन की सरकार में सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि गठबंधन की सरकार ना मुक्त रूप से कोई फैसला नहीं ले पाता है, क्योंकि कोई अगर फैसला लेगा अच्छा फैसला भी तो क्या करता है कि वो जो समर्थन दिए हुए से कहते हैं ना कि हम आपका समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह किस तरह सरकार को प्रभावित कर सकता है या साझेदार बनते हैं?
तो देखिए, राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न दबाव समूह सरकार के नीतियों निर्णयों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। दबाव समूह के संघर्ष एवं आंदोलन में कई तरह के हित और समूह शामिल हैं। यह भी हो सकता है कि वे कुछ हितों के बजाय सर्वमान्य यानी कि पर्सनल हितों के बजाय सबके हितों का प्रयास करते हैं। और यह समूह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ हथकंडे अपनाते हैं, जिसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन इत्यादि शामिल है। जैसे 2013 में हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन। अब देखिए, ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्य का वर्णन करें। 2021 में 7000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होता है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। अब देखिए, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना, प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना और स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना, ये सब काम है पंचायतों का। अब देखिए, ग्राम पंचायतों के कार्य एवं शक्ति का वर्णन करें है। 2012-2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करना, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना यानी कोई कब्जा कर रखा है तो उसे हटाना है। और देखिए, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना। अब देखिए, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या क्या हैं। संपत्ति अर्जित करने, धारणा करने और उन्हें निपटाने की तथा उनकी संविदा करने की शक्ति, करारोपण, वार्षिक कर जैसे जल कर, स्वच्छता कर, मेलों का कर, हाटों में प्रबंध करना, वाहनों का निबंधन पर फीस तथा क्षेत्र का अधिकार में चलाए गए व्यवसाय नियोजन करना। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि से सहायक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है ग्राम पंचायतों को। अब ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन है? ये 2013 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत के 4 प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। तो देखिए, पहला मुखिया, दूसरा ग्राम सभा, तीसरा ग्राम रक्षा और चौथा ग्राम कचहरी। अब हम पढ़ेंगे मुखिया के बारे में। तो देखिए, मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया या उप मुखिया अपने पद से स्वयं हट सकते हैं या फिर हटाए जा सकते हैं। मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया या उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मुखिया या फिर उप मुखिया को पद से हटा सकता है। अब हम लोग देखेंगे ग्राम सभा के बारे में। यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होगी। 4 बार होगी 1 साल में। मुखिया ग्राम सभा का बैठक को बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता करेगा। अब हम लोग देखते हैं ग्राम कचहरी। यह ग्राम पंचायत की अदालत है जिसे न्यायिक कार्य दिए गए हैं। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होगा। ग्राम कचहरी को दीवान या फौजदारी दोनों मामलों का सुनवाई कर सकता है। ग्राम रक्षा दल, तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। 18 से 30 वर्ष की उम्र वाले युवक शामिल हो सकते हैं। कितना? 18 से 30 वर्ष के उम्र वाले युवक इसमें शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा दल का एक नेता होता है जिसे दलपति कहते हैं। इसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व होता है। देखिए, ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति वर्णन करें। 2016-2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की अदालत है जिसे न्यायिक कार्य दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित की जाएगी।
जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सरपंच और इनमें प्रत्येक 500 की आबादी के हिसाब से निर्वाचित पंच होंगे। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। अब देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। सरपंच होगा तो ग्राम कचहरी का प्रधान होगा। ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव भी होते हैं। न्याय मित्र एवं न्याय सचिवों के पद का निर्माण बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। न्याय मित्र सरपंच और पंच के कार्यों का सहयोग देते हैं, जबकि न्याय सचिव ग्राम कचहरी के कागजातों को रखता है। अब हम आगे देखें ग्राम कचहरी की शक्ति। देखिए, तो ग्राम कचहरी को दीवान एवं फौजदारी दोनों मामले में सुनवाई कर सकता है। सरपंच सभी प्रकार के अधिकृत 10,000 तक के मामलों का सुनवाई कर सकता है। अब अगला सवाल है, नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। 2011, 15, 18 और 21 में दिया गया है। देखिए, नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नगर क्षेत्र की नालियाँ, पेशाब खाना, शौचालय आदि निर्माण कराना तथा उनकी देखभाल करना, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना, पीने का पानी का प्रबंध करना, प्रारंभिक स्तरीय विद्यालय, सरकारी विद्यालयों, पुस्तकालयों, अजायब घर की स्थापना तथा व्यवस्था, विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्ध आश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना, ये सब काम है नगर निगम। खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध, दूधशाला की स्थापना का प्रबंध, आग बुझाने का प्रबंध करना, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण का प्रबंध करना, नगर की जनगणना कराना, नए बाज़ारों का निर्माण करना, नगर में बस आदि चलवाना, शमशानों तथा कब्रिस्तानों की देखभाल करना, गृह उद्योग तथा सहकारी भंडार की स्थापना करना आदि, ये सब काम है नगर निगम का। अब आपका अगला सवाल है, नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोतों को बताइए। 2012, 15 और 23 में पूछा गया है। तो नगर निगम का आय का प्रमुख स्रोत निम्न है। राज्य सरकार के द्वारा अनुदान, सफाई कार्य, व्यवसाय कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, वाहन कर और विज्ञापन कर। अब आपका अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2022 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। तो भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता निम्नलिखित है। पहले देखिए, संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के बीच में बंट जाती है। देखिए, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। देखिए, दोनों सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र होती है, अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या फिर लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करता है। संघीय शासन में नागरिकों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है और वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे अब हम लोग हैं तो बिहार के हैं, तो हम लोग बिहार के प्रति भी उत्तरदायी है, निष्ठा है, और भारत के प्रति भी हैं, क्योंकि भारत हमारा देश है, बिहार हमारा राज्य है। देखिए, दोनों सरकार के अधिकारों एवं शक्तियों का मूल स्रोत संविधान होता है। संविधान के मूल प्रावधानों में बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति एवं विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहमति होगा तभी बदलाव होगा संविधान में। अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों का हल न्यायपालिका करता है। अब किसी तरीका का मनमुटाव केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है तो उसका क्या करेगा समाधान? सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट करेगा। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो संघीय सरकार में सत्ता का संकेंद्रीय या राज्यों की सरकारों के बीच विभाजन होता है। क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर संघ और राज्य में वाद विवाद पैदा होना स्वाभाविक है। अब विवादों का निर्णय का अधिकार न्यायपालिका को ही है। तो न्यायपालिका शासन का एक अंग है जो निष्पक्षतापूर्ण सरकार के कार्यों की व्याख्या संविधान के अनुसार सरकार के विभिन्न अंगों में संतुलित स्थापित करने हेतु करती है। न्यायपालिका संघीय सरकार को आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक परामर्श यानी सलाह भी देती है।
अब आपका अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का संवर्धन में किस प्रकार सहायक होती है? 2023 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान की रचना करते समय हमारे राष्ट्रीय नेता देश की एकता के प्रति चिंतित थे। हमारी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों ने हमें संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य कर दिया, यानी मजबूर कर दिया। यदि आज़ादी के प्रारंभ में ही हमारी संघीय व्यवस्था की नींव कमज़ोर होती तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती। उस समय देश विभाजन के कारण जातीय, धार्मिक एवं सांप्रदायिक उन्माद एवं क्षेत्रीय भावना चरम पर थी। तो ठीक है बच्चों, आज ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए भी, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।